नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। पिथौरागढ़ में सोमवार को मुनस्यारी महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी को भी मुख्यमंत्री धामी ने देखा। मुनस्यारी महोत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुनस्यारी को लेकर कहा कि सार संसार एक मुनस्यार क्यों कहा जाता है, वो यही आकर समझा जा सकता है। मैं बचपन से ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित रहा हूँ। कुछ दिन यहाँ रह जाओ तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुनस्यारी जैसी जगह पूरे विश्व में मिलना मुश्किल है। सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी इस क्षेत्र की महान विभूतियों के पदचिन्हों पर चले। इन लोगों ने अनेक ख्याति प्राप्त की है, जो हमें गौरवान्वित करती है। पूरे उत्तराखंड में मुनस्यारी शिक्षा के क्षेत्र में ध्वजवाहक है। राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ था। अति संवेदनशील इलाके में भीड़ की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। आपको बताते चले, इस मामले में ही 2 इंस्पेक्टर ऋषिकेश और कैंट समेत एक दरोगा को हटाकर लाइन भेज दिया है। अब बैरिकेड लगाकर सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात कर दी गई है। बिना चेकिंग कोई नहीं निकलेगा। मौके से जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। राजधानी देहरादून में अब राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद जहां कुछ प्रदर्शनकारी राजभवन तक पहुंच गए, तो वहीं 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए, जिसमें कैंट और ऋषिकेश के इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर हूं और राजभवन के बाहर यदि आप देखें तो ये पीएसी और थाने का पुलिस बल लगाया गया है। अभी तक आपको जो रोड खुला हुआ दिख रहा है, जो घंटाघर से कैंट रोड होते हुए सीएम आवास राजभवन को जाता है, अभी तो ये खुला है, पर ये थोड़ी देर बाद यानी आज से ये 0 जोन हो जाएगा। इस मार्ग पर कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण वीवीआईपी, सिक्योरिटी या वो ऑफिसर्स जा सकेंगे जिनको बुलाया जाएगा। ये सुरक्षा को देखते हुए फैसला किया गया है और ये जवान पहुंच चुके हैं जो अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि वाहन को किस प्रकार से रोकना है, आपात स्थिति में कौन कौन से वाहन जा सकेंगे। यहाँ थाना पुलिस के अलावा पीएसी का बल भी आया है, जो मुख्यमंत्री आवास जाने वाले राजभवन पर और मुख्यमंत्री आवास के गेट पर भी तैनात रहेगा। आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। यह समझाया जा रहा है कि किसकी क्या ड्यूटी है और वो क्या व्यवस्था करेगा। इनसे जरा समझते हैं। त्यागी जी, ये सड़क आप लोग बंद कर रहे हैं, लोग कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे? सर, यहाँ से हम डाइवर्ट कर रहे हैं आगे ना, यहाँ से राइट में डाइवर्ट कर देंगे। राइट से डाइवर्ट होकर फिर बाहर बाहर निकल जाएगा एमएच होते हुए बीजापुर गेस्ट हाउस के सामने से। तो ये कौन से 2 आवास है जहां कोई वाहन नहीं जा सकेगा? ये 0 जोन कर दिया गया है पोर्शन ना। और यहाँ पर जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का आवास है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आवास है। तो क्या आपात वाहनों को कुछ राहत मिलेगी? कोई इमरजेंसी होती है या एम्बुलेंस आदि को? हाँ, वो तो रहेगा ही, आपात वालों का तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं, शनिवार को दरअसल एक चूक भी हुई, यूं कहें, सुरक्षा में वीवीआईपीज की, लिहाजा ये निर्णय किया गया है। और ये दायरा इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि सड़क पर बेरोक टोक वाहन आते जाते थे और पुलिस महकमे के बड़े ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर रातों रात ये फैसला लिया गया और आज से मार्ग 0 जोन हो जाएगा। यानी यदि आपको कैंट में आना है तो राजभवन से ठीक पहले आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा और अब आप राजभवन मार्ग और मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली सड़क पर सीधे अपना निजी वाहन नहीं ले जा सकेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि संविधान ने विरोध प्रकट करने का अधिकार विपक्ष को दिया है, जबकि बीजेपी सरकार विपक्ष को आवाज को दबाने का काम कर रही है।
की बात है कि संविधान जिस बात की इजाज़त विपक्ष को देता है, हमें इस बात की इजाज़त है कि यदि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है या प्रदेश सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, तो हम अपना विरोध प्रदर्शित करें। जुलूस की, धरने की, कैंडल मार्च की, सचिवालय, विधानसभा घेराव की हमें इजाज़त है। ऐसे में हमारे ऋषिकेश के साथी 52 दिनों से अंकिता के हत्याकांड में वीआईपी के नाम ना उजागर होने से, चार्जशीट ना फाइल होने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना सार्वजनिक होने से क्षुब्ध थे और 52 दिनों से आंदोलनरत थे। उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 7 दिनों से वो एक बैनर तले एक टेंट में बैठे रहे और आमरण अनशन 5 युवा कर रहे थे। कोई वहां पर शासन का अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। उसके अलावा 100 धारा 144 लग जाती है राजभवन और मुख्यमंत्री आवास वाले क्षेत्र में। 7 तालों में बंद किसको रहना पड़ता है? जिसके मन में कुछ काला हो, जिसने कुछ काला की। उत्तराखंड की जीडीपी दोगुना करने की दिशा में राज्य सरकार के साथ मैकेंजी ग्लोबल कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। कंपनी के अधिकारियों की सचिवालय में सचिव स्तर के अफसरों के साथ बैठक शुरू हो गई है। सोमवार को पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सरकार और केंद्र की स्कीम पर चर्चा हुई है। बैठक की अध्यक्षता सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने की है। अंकिता हत्याकांड पर जमकर सियासत हो रही है और विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम को उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में लाठी न चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो सरकार और एसआईटी को बताए। सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड पर सियासत भी तेज हो रही है। हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है, बावजूद इसके कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और वीआईपी का नाम कांग्रेस को पता है तो बताइए। ये अब सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। कोई अभी जेल से बाहर नहीं आया है और जहां तक वो वीआईपी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वीआईपी के बारे में तो हमारा यही कहना, अगर उनके पास कोई नाम है, किसी के प्रति कोई शंका है, कहीं लगता है, कोई संदेह है, तो एसआईटी को बताएं, डीजीपी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं। और एसआईटी जांच कर रही है और इस संबंध में जो प्रचार हो रहा है उसको विराम देने के लिए, सही तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही साक्ष्य मिलें, सही सूचनाएं उनको मिलें, उसके लिए अब अपराधियों का नार्को टेस्ट भी हो रहा है। तो नार्को टेस्ट होगा तो सब मालूम चल जाएगा सामने और जो भी साक्ष्य एसआईटी को चाहिए वो मिल जाएंगे। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को देहरादून के प्रीतम रोड शोज स्थित डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य केंद्र में पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा भाई वीर सिंह जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य सदन में रखे सिख साहित्य की जानकारी भी ली और इस दौरान उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हम सबको गुरु नानक जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, जिसमें करुणा, मानवता के बारे में बताया गया। राज्यपाल ने कहा कि भाई वीर सिंह जी ने अपने विस्तृत शोध के माध्यम से सिख साहित्य से उल्लेखित मानवता, भाईचारा, करुणा, सेवा जैसे गुणों के महत्व को स्थापित किया है। राज्यपाल ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि वीर सिंह जी के सोच, विचार और धारणा को आगे बढ़ाया जाए। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित छात्रों ने अधिष्ठाता प्रशासन का घेराव किया और विश्वविद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की भी हुई। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय और प्रदेश सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा है। छात्रों ने मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
इन लोगों ने हमारी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे किया और पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ धक्का मुक्की किया, और ये धक्का मुक्की करने से ये हमारी आवाज़ को दबा तो नहीं पाएंगे। कॉलेज प्रशासन का तो कहना ये है कि हम अगर सरकार कहती है कि चुनाव कराओ तो कॉलेज प्रशासन उसके लिए तैयार है। यहाँ रिजल्ट भी आने शुरू हो गए और यहाँ सारे प्रवेश भी हो चुके हैं, और सरकार मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अभी, क्योंकि उनके सारे छात्र संघ के पदाधिकारी उनके हारने वाले हैं, उनको पता है पहले से कि उनकी संगठन की बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए उनको लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव न कराया जाए तो अच्छा है। अगर 1-2 दिन में अगर यहाँ क्या कुलपति की नियुक्ति नहीं होती है, अगर हमको तिथि दिया नहीं जाता है तो हम चक्का जाम करेंगे, सड़क में उतरेंगे और स्कूल भी बंद कराएंगे, और विश्वविद्यालय तो बंद रहेगा ही रहेगा, और सारे जितने भी सरकारी स्कूल है उसको भी बंद कराए। इन लोगों ने हमारे डीजल वाले ऑटो और विक्रम हटाए जाने के विरोध में उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ से जुड़े यूनियनों के पदाधिकारियों ने लेंसडाउन चौक पर प्राधिकरण और मुख्य सचिव का पुतला दहन किया। यूनियन से जुड़े लोगों ने वाहनों को हटाए जाने और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का जमकर विरोध किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीजल वाले ऑटो और विक्रम हटाए जाने का विरोध किया गया है देहरादून में, और एक चौक पर सभी इकट्ठा होकर के नारेबाजी करने लगे और विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि ऑटो और विक्रम यूनियन के लोग जमकर के विरोध कर रहे हैं। डीजल वाले ऑटो और विक्रम हटाए जाने से लोग बहुत परेशान हैं। उनकी मांग है कि इन्हें दोबारा से संचालित किया जाए। आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया, सरकार अपना सोई हुई है। हमने विधानसभा का जो है घेराव भी किया, उसके बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, हमें कोई नहीं बुलाया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमें पुतला दहन का कार्यक्रम करना पड़ा कि सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। लेकिन हमारे ऑटो विक्रमों को शहर से बाहर करने की जो इन्होंने योजना बनाई है, उसका ऑटो विक्रम महासंघ घोर विरोध करता है। और ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर जो खोला गया है, उसके लिए जो जब तक अन्य ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर नहीं खोले जाते तब तक जो है पूर्व की भांति जो है फिटनेस हमारी की जाए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज हमारा पुतला दहन का 1 दिसंबर को भगवानपुर थाना क्षेत्र की चांद कॉलोनी में अनाज की टंकी में मिले अज्ञात शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की जेब से पुलिस को एक कंपनी का कागज मिला था, जिस आधार पर मृतक की शिनाख्त की गई और परिजनों से संपर्क कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पड़ताल के बाद मृतक के मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची, जिससे पता चला कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद जयपुर, नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद अलग अलग शहरों में ठहरे हुए हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी हरिद्वार ने 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। सूचना प्राप्त हुई थी थाने को कि जो है एक जो है शव जो है टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है, और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार हैं। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कि कंपनी में कर्मचारी था, अलग अलग टीमें भेजी गई। तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समस्त जानकारी के बाद जब अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उससे, उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मदन नेगी शाखा टिहरी से करीब 4 करोड़ रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने हरियाणा से बड़े सट्टेबाज सौरभ सुखीजा को गिरफ्तार किया है। सौरभ हरियाणा के पंचकुला में रहता है। पुलिस ने उसे पंचकुला से ही अरेस्ट किया है। एएसपी विजेंद्र दत्त डोभाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते सितंबर महीने में यूनियन बैंक की मदन नेगी शाखा टिहरी में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए गबन की बात सामने आई थी। इस मामले में बैंक मैनेजर अविनाश कुमार ने नई टिहरी कोतवाली में एक तहरीर भी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने बैंक के 3 अधिकारियों राहुल शर्मा, सोमेश डोभाल और मदन सिंह को गिरफ्तार किया है। तीनों से जब पूछताछ की गई तो इस गबन की परत दर परत खुलती चली गई। पूछताछ में मदन सिंह ने पुलिस को सट्टेबाज सौरभ सुखीजा निवासी पंचकुला हरियाणा के बारे में
जानकारी दी है। सौरभ सुखीजा बड़ा सट्टेबाज है, जिसके खाते में तीनों आरोपियों ने करीब 85 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सौरभ सुखीजा को ट्रेस किया और हरियाणा के पंचकुला से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी ऑनलाइन सट्टे का एक्सपर्ट है। खाते में लगभग 85 लाख रुपए डाले गए थे और ये ज्ञात हुआ है कि ये मेन हैं जो सट्टे पे पैसा लगाते हैं। तो हमारी टीम द्वारा सर्विलांस करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हरियाणा में जाके इसकी गिरफ्तारी की है और इसके पास से एक लैपटॉप बरामद हुआ है और एक आईफोन बरामद हुआ है, जिसमें बहुत सी डिटेल हैं। ये आगे इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे कि इन डिटेल में हमें और क्या मिलता है। खाते में ऋषिकेश के पास पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीनों लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जो लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। 2 आरोपियों पर हरियाणा में डकैती और हत्या के प्रयास पर मुकदमा दर्ज है। पूछताछ में आरोपियों ने बेरोजगार होने की वजह बताते हुए लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में लूट की वारदात करने की नीयत से आने का जुर्म पुलिस के सामने कबूल लिया है। हरियाणा पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि प्रवीण के खिलाफ पलवल में डकैती और पंकज के खिलाफ गुड़गांव में हत्या के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज है। गौरव के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। एएसपी श्वेता चौबे ने वारदात से पहले आरोपियों के पकड़े जाने पर पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है। को रात्रि में जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया था। इसी के क्रम में कल देर रात्रि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जानकारी करके पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत है हरियाणा में और दूसरे के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन तीनों के पास से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियोग जो है तीनों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना जो है अग्रिम विवेचना की जाए। सितारगंज पुलिस ने झपट्टा मारे की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक किशोर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पढ़ाया गया यहाँ पर कि 2 लोग आए और मोटरसाइकिल से मेरे मोबाइल को छीन के ले गए। छिटकुल क्षेत्र का है, हमारे सितारगंज क्षेत्र में। तो इसमें मुकदमा लिखा है 3 तारीख को और इसमें टीम गठित की गई थी। टीम में जो है चौकी प्रभारी जो है छिटकुल, उसको चंदन मिस्त्री को भी लगाया गया था, 2-3 सिपाही और लगाए थे। तो कल इसको पकड़ लिया है। इसमें 2 पकड़े गए हैं विद मोबाइल इनसे बरामद हो रखा है और मोटरसाइकिल भी इनसे हमने बरामद की है और इसमें से एक नाबालिग है और कानपुर विधानसभा में सिडकुल की स्थापना के लिए विधायक उमेश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं। विभागीय सचिव पंकज पांडे के मुताबिक सिडकुल के जल्द स्थापना के लिए क्षेत्र विधायक उमेश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं जमीन की चकबंदी का काम भी अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि सोमवार को सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में विधायक उमेश कुमार ने सिडकुल से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि अब तक एक के बाद एक 4 बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में सिडकुल के एमडी रोहित, सचिव उद्योग डॉक्टर पंकज पांडे, जीएम सिडकुल आकांक्षा मौजूद रही। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि मेरी विधानसभा में सिडकुल की स्थापना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि जल्द ही धरातल पर उतरने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 माह के भीतर सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। इसके धरातल पर उतरते ही स्थानीय युवाओं के लिए जहां रोजगार के द्वारा खुलेगी, वहीं हजारों लोगों को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य हमेशा ही क्षेत्र के लिए बड़े काम करने का रहा है और जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। समस्या सिडकुल खानपुर विधानसभा में जो सिडकुल है उसको लगाने में आ रही थी कि चक जो है एक जगह नहीं थे। जैसे एक चक एक जगह था तो बीच में 4 प्लॉट प्राइवेट थे, फिर वो चक दूसरी जगह था और ये सारी ज़मीन जो है अधिकतर ग्राम समाज की है। अब इसके लिए मुख्य जो मार्ग है उससे रास्ता जोड़ने की भी समस्या आ रही थी, लेकिन उस पर लगभग 3 चकबंदी की बैठक हुई हम लोगों के अधिकारियों के साथ।
वो रास्ता बना लिया गया है, लेकिन जहाँ से रास्ता लेना है वहाँ पे उनके परिवार में शायद किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम चढ़ना बाकी है। इसके अलावा 161 में कुछ आपत्तियाँ भी थीं, उन आपत्तियों का निस्तारण होना है। उसके संबंध में एसडीएम साहब को मैंने भेज दिया है, 161 वाला सरकार की तरफ से भी चला गया है, वो आपत्तियाँ दूर होनी है। लेकिन अब हमें लगभग 5-6 महीने की मेहनत के बाद चकबंदी की 4 बैठक हुई हैं। इन बैठकों के बाद अधिकारियों के साथ सचिवालय में सिडकुल के अधिकारी भी रहे हैं, जिसमें रोहित जी रहे एमडी सिडकुल जो हैं, और पांडे जी जो हैं, पंकज पांडे सचिव उद्योग हैं, वो भी रहे, और आकांक्षा जी जो जनरल मैनेजर सिडकुल हैं। सारे अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होती रही। अब हम जो है लगभग काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1 माह के अंदर हम वास्तु स्थिति को बिल्कुल साफ कर देंगे और सिडकुल के बनने का जो रास्ता है वो पूर्णतः साफ हो जाएगा। सबसे उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की नीयत से किसानों का एक दल हिमाचल रवाना हुआ है। 3 दिवसीय इस दौरे में किसान हिमाचल में सेब उत्पादन पैदावार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इजाफा हो, ये प्रयास किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री के मुताबिक सीएम धामी के निर्देशों पर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास जारी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।